Hi everyone, welcome to today's class, the first post-class, class after Diwali. So I'm sure you're done with your holidays and you've had a good, fun, frolic time. So now it's the time for us to get back to studies. And today we will be covering paper one's very, very important unit, that is communication. And specifically, I will be covering questions which have come in 2023. I've told you many times that we've got 83 subjects, right? And in fact, in many subjects, we have two shifts में पेपर, दो शिफ्ट्स में भी पेपर होता है. एंड द यूनिट्स आर द सेम. सो मेरा जो कोशिश है वो यहाँ पे यही है कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आई डिड द सेम विद रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल्सो, तो उनको कोलेट करके हम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें कि भैया एक पर्टिकुलर टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट पेपर वंस में आए हुए हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी जो है वो हो पाएगी. सो दिस इवन टुडेज क्लास, दिस इज एन अमालगमेशन ऑफ द क्वेश्चंस which have come from communication, specifically the meaning, types and characteristics of communication. Effective communication को लेके questions, verbal, non-verbal, intercultural, group communication and especially barriers. ये important topics हैं, main topics. Mass media I will be doing in the other class. ठीक है? So today's questions we will be catering to these particular specific topics. So let's start with the very first question, which is which of the following can be cultural barriers in classroom communication? Students, सबसे पहले ना हमें समझना है कि communication होता क्या है. So मैं आपको बताती हूँ, मेरे PhD thesis में, my PhD has been in education and communication skill was one of the variables that I selected to work upon. And the biggest, biggest, and I would say why I'm calling it the biggest is because उसका जो मीनिंग है डेफिनेशन का वो बहुत एनरिचिंग है. उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने कहा था कि ये एक फैब्रिक है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे बिछा हुआ है. तो फैब्रिक आप जानते हो ना कि जो धागे होते हैं वो निटेड होते हैं वेल टुगेदर. सो इन अ वे कम्युनिकेशन इज समथिंग जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को वीव करके रखा हुआ है एक फैब्रिक की तरह. तो लेट्स कम to the barriers of effective communication. Effective communication क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कम्युनिकेट जो कर रही हूँ, राइट, मैं उसे अच्छे से अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँ और आप जो है यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. कोई भी डिफरेंट बैरियर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कम्युनिकेशन को हिंडर करेगी या रेजिस्ट करेगी, वो हमारे लिए बैरियर है. तो बैरियर डिफरेंट प्रकार के होते हैं, आप जानते हो, है ना. जैसे फिजिकल बैरियर हो गया, मीडियम बैरियर होता है, देयर आर डिफरेंट साइकोलॉजिकल बैरियर इज देयर, मेंटल बैरियर, मीडियम बैरियर, सो मेनी. एंड कल्चरल बैरियर इज ऑल्सो वन ऑफ इट. लैंग्वेज बैरियर भी जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो कोई एक ऐसी चीज जो रुकावट या रेजिस्ट करे कम्युनिकेशन में, उसे हम बैरियर कहते हैं. और कल्चरल बैरियर क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू योर कल्चर. कल्चर के अंदर आपके लैंग्वेज आती है, कल्चर के अंदर आप प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, वो सब आता है. एक ही लैंग्वेज को डिफरेंट एक्सेंट से बोलते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट पंजाबी इंग्लिश, द वे पंजाबी पीपल स्पीक इंग्लिश, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश स्पोकन बाय द नेटिव्स ऑफ UK और US और इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इवन साउथ ईस्ट इंडिया. वाई? द इंटोनेशन इज डिफरेंट. सो इन अ वे कभी कभी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है, आप समझ नहीं पाते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप सेम लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हो, राइट. एट द सेम टाइम जब हम कल्चर की बात करते हैं तो आप जानते हो कि कल्चर क्या होता है कि रिचुअल्स हो गए, लैंग्वेज हो गया, आपके डिफरेंट प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो. जैसे पंजाब के अंदर जो डिफरेंट कल्चर है, साउथ इंडिया के अंदर डिफरेंट कल्चर है, एंड सो ऑन. तो जब वो चीज़ें बीच में आनी शुरू हो जाती हैं तो हमारी साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल बैरियर भी इसका ही एक जिसको कह सकते हैं सब टाइप है. तो साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है. और जब भी आपके ये इनर टॉक चल रहा होता है, व्हेन द मंकी इनसाइड कीप्स स्पीकिंग, व्हेन यू बिकम जजमेंटल अबाउट the person who's talking to you or the person whom you are listening to, so that creates a barrier. Effective communication नहीं हुआ क्योंकि ये monkey talk जो है वो माइंड में चलती आ रही है, राइट. सो कल्चर बैरियर जो है वो इसलिए होता है कि एक सेंडर और रिसीवर जो है वो डिफरेंट कल्चर को बिलोंग कर सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं, अपना थॉट प्रोसेस, साइंस, सिंबल्स जो है वो हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में नमस्ते को बहुत अच्छा माना जाता है, राइट. एंड अगर आप फॉरेन में जाके ये करोगे, सो दीज डेज थैंक्स टू द डिजिटल कल्चर दे आर अंडरस्टैंडिंग what is the meaning of this.
पैर छूने को बहुत अच्छा माना जाता है, यही अगर आप वहां पे करोगे तो दे विल बी टेकन अबैक कि व्हाट इज दिस, दे विल थिंक इट एज समथिंग एल्स, और यहाँ पे रिस्पेक्ट देने की बात होती है. तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इंस्टेंस बताया. सो एनीथिंग रिलेटेड टू कल्चर, इफ इट हिंडर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट कम्स अंडर कल्चर बैरियर. तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो कल्चरल बैरियर हो सकता है? लैंग्वेज, साइन एंड एम्बलम, स्टीरियोटाइप्स, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और इंटरकल्चरल ओरिएंटेशन. आपके जो कोड्स हैं वो ये हैं. आप प्लीज इसको करिए. हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हैं यहां से. तो इसका आंसर जो है कल्चरल बैरियर में सबसे आपको इंपॉर्टेंट और पहली चीज मैंने बोली थी लैंग्वेज, राइट. कभी कभी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. सामने वाला है, सपोज आई हैव टू गो एंड टीच इन बंगाल, और वहां पे स्टूडेंट्स को सिर्फ बंगाली समझ में आती है और मुझे टूटी फूटी बंगाली आती है. तो language is going to be a barrier. As I told you, even if you are having or speaking a common language, the accents can be different, the pronunciation can be different. So always language is a cultural barrier. Sign and emblem, sign में आप देख लो कि अगर peacock बना है तो पीकॉक ही है. ग्रीन लाइट है, अगर ग्रीन सिग्नल पे लाइट है तो इट मीन्स क्लियरेंस ओनली. अगर रेड है तो वो खतरा है. सो समवेयर और द अदर कॉमन साइंस एंड एम्बलम्स होते हैं. स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन, जिसको कि स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. एज आई टोल्ड यू कि कल्चर को लेके सर्टेन धारणाएं बना के रखना, है ना. अगर पंजाबी है तो ऐसा ही होगा, अगर यूरोप का है तो ऐसा ही होगा. All of that stereotyping, when you are limiting their role or when you are judging their role to a particular context, is stereotyping. Creativity तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है. Creativity is a very very positive concept. Intercultural orientation भी positive होती है when you are open to mingling with the other cultures. So definitely ये भी नहीं होगा, right? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि A and C. Okay? Let's come to the next question. Which of the following is an example of physical barrier in communication? Physical barrier क्या होता है? जैसे for example students, ये अभी तो ये जो इंटरैक्टिव बोर्ड है ये एक तरह का फैसिलिटेटर भी है कम्युनिकेशन का, इससे हम लोगों की टीचिंग हो पा रही है. बट खुदा न खास्ता अगर ये बंद होना बंद हो जाता है, व्हेन आई एम सेइंग not the internet, when I'm talking of the physical infrastructure of this board, अगर खुदा ना खासा इसमें डैमेज हो जाता है, this is something which is known as physical thing. या for example इस रूम के अंदर लाइटिंग, जो कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, लाइटिंग जो है वो डिम हो जाती है तो आप कैसे देख पाओगे? Isn't it? So vice versa on your phone also, something physical infrastructure कोई भी अगर प्रॉब्लम देगा तो वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो यहाँ पे बात की जा रही है बच्चे फिजिकल, ठीक है. ये स्टीरियोटिपिकल क्या होता है? ये कल्चरल होता है, ये कल्चरल का पार्ट है ना, कल्चरल बैरियर का. और ये भी, और लैक ऑफ ट्रस्ट जो होता है ना, ये होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है. ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा. एंड जो पुअर लाइटिंग है ये हो जाएगा फिजिकल, जो कि हमने किया. तो आप समझ गए हो कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फिजिकल बैरियर का पुअर लाइटिंग. ओके, लेट्स क्विकली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of perceptual barrier in communication? A language barrier, cultural differences, stereotyping and physical noise. अब परसेप्चुअल बैरियर की आप बात कर रहे हो तो परसेप्शन आपने एक चीज देखी स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आप देखिए अभी हमने किया था कल्चरल डिफरेंसेस, और स्टीरियोटाइपिंग भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे बात आ गई परसेप्चुअल की. अब कई चीजें जो है देखिए ओवरलैप करेंगी. अब काफी स्टूडेंट्स जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, अरे भाई अभी तो ये एनटीए ने हमसे ये पूछा था, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये देखिए अभी तो हमने ये क्वेश्चन किया था और ये कल्चरल के अंदर हमने इसको डाला था, तो भाई ये परसेप्चुअल कहां से आ गया, राइट. तो परसेप्चुअल मतलब आपकी परसेप्शन, आपकी
थॉट प्रोसेस। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जब भी सब्जेक्टिव होगा तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा, तो उसके अंदर आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है वो लेना है। कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंसेस और स्टीरियोटाइपिंग को हमने क्लब किया था। स्टीरियोटाइपिंग भी आप क्यों करते हो? क्योंकि आपकी परसेप्शन, कल्चरल डिफरेंसेस तो वाकई में कल्चरल डिफरेंसेस हो गए ना, विच कैन बी सीन विजिबली, विच आर डिफरेंट। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल पंजाब में सूट, सलवार सूट डलता है, अगर आप ईस्ट में जाते हो वहां पे मेखला डलता है। सो यू कैन सी क्लोथिंग का डिफरेंस है, इट इज क्वाइट मच विजिबल, रिचुअल्स के अंदर भी, फेस्टिवल सेलिब्रेशन के अंदर भी। बट जो परसेप्चुअल होता है कहीं ना कहीं, मतलब आपकी परसेप्शन, आपका माइंड कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं प्ले कर रही है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर बनेगा स्टीरियोटाइपिंग, विच इज समवेयर रिलेटेड टू योर कल्चर। हमारे परसेप्शंस हमारे माइंड की वजह से बनते हैं, साइकोलॉजी से बनते हैं, और साइकोलॉजी बहुत चीज़ों से इम्पैक्ट होती है हमारी। एक तो जेनेटिक फैक्टर से, हेरिडिटी से, जो आपका इन्वायरमेंट है, आपकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, कौन से स्कूल में गए हो, क्या रिचुअल, सो मेनी थिंग्स, राइट? सो द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवर हियर विल बी स्टीरियोटाइपिंग। ऑलराइट, परसेप्शन कंप्लीटली स्टीरियोटाइप्स जो आप माइंड में क्रिएट करते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सा टॉपिक है, तो मेरी आपको हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, मास मीडिया को लेके ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है, या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, या इंटरकल्चरल, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यू हैव टू गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, एलिमिनेट द वीकेस्ट, राइट? सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। मीनिंग्स इन कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड व्हाट? मतलब जो संप्रेषण में अर्थ निम्नलिखित में से किस पे ज्यादा जाता है, मतलब बियॉन्ड, किसके परे जाता है, राइट? लेक्सिकल सिमेंटिक्स, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, या फिर इंटरनलाइजेशन। अब कम्युनिकेशन जो है, क्या वो सिर्फ इसका मतलब है वर्ड्स, यानी कि ये जो लिखा हुआ है सिर्फ ये, मैं किस तरह पढ़ा रही हूं, किस तरह आपको चीजें बता रही हूं, किस तरह आप पढ़ रहे हो, क्या आपकी परसेप्शन है, क्या मेरी परसेप्शन है, क्या हमारी जजमेंट्स हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी है, इट communicates so many things। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस। लेक्सिकल सिमेंटिक्स का मतलब होता है ओनली वर्ड रिलेटेड, ठीक है ना, वर्ड हो गया, या सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी चीजें जो है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, नॉलेज नहीं हो रही, इंटरनलाइजेशन। तो ये गलत है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू आप अंडरस्टैंड भी करते हो, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, चीजों को आप अंदर से इंटरनलाइज, रिफ्लेक्ट भी करते हो, सीप इन भी करते हो, स्कीमा भी फॉर्म होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ सीमित नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट नहीं कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन को वर्ड्स के साथ, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following are the areas that have implications because of technological convergence? Technological convergence क्या होती है? जब different technology जो है वो इकट्ठे आप करते हो उनको for a useful purpose, right? For example, आप अभी देख लो, ये बोर्ड है, इंटरनेट है, हमारे पास लैपटॉप है, स्क्रीन्स है, कैमरा है, तो एक तरह से व्हाट इज दिस इज कन्वर्जेंस आल्सो। डिफरेंट टेक्नोलॉजी को आपने क्या किया है, क्लब किया है, राइट? तो अब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज दैट हैव इम्प्लीकेशंस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, कौन से इंपैक्टेड होते हैं? अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, communication content, work of communication professionals, structure of different public, structure of communication organization। तो ये आपके कोड्स हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स भी आप पढ़ सकते हो, और इन कोड्स में से आंसर जो है आप करिए। All right, now टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूं। देखिए, अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज तो नहीं होगा, है ना, एग्रेशन लाना है कम्युनिकेशन में, और इसलिए आप टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, तो ऐसा तो नहीं होगा।
कम्युनिकेशन कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. जैसे कि अगर मैं अभी आपको थ्रू वर्ड्स ही पढ़ा रही हूँ, मतलब आई डोंट रिक्वायर एनिमेशंस, बट अगर हो सकता है कई सब्जेक्ट्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वहाँ पे एनिमेशंस रिक्वायर्ड होती है विच द बोर्ड्स प्रोवाइड यू. सो अ लॉट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट, राइट. तो कंटेंट तो होगा ही होगा. कम्युनिकेशन किस तरह आपको प्रस्तुत करना है. वर्क ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स, ऑब्वियसली अगर मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, डेफिनेटली इम्पैक्टेड होगी. स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा ना, डिफरेंट पब्लिक का स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का रिलेट जो है वो नहीं करेगा, इम्पैक्टेड नहीं होगा. स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल आप मेलिंग की बात कर लो, राइट, ईमेलिंग की बात कर लो, या फिर आप कैसे हायरार्की के अंदर, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कहीं पे हायरार्की बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है, कहीं पे बहुत अथॉरिटेटिव माहौल होता है, कहीं पे डेमोक्रेटिक ज़्यादा होता है. तो अ लॉट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कि किस प्रकार की कम्युनिकेशन वहां पे फॉलो की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. इफ आर्यन गोज टू अ कॉफी शॉप every week with his friends to discuss their travel plans and life goals, then by inviting her for coffee, by inviting them, लिख लो यहाँ पे, मतलब him या her, them, one second, inviting her आ जाएगा या फिर him लिख लीजिए, और them. For coffee, Aryan has set up an exception that a certain sort of communication will occur. This is an example of which type of context of communication. किस context में communication जो है वो करना चाहते हैं, जब आर्यन अपने friends को है जो कॉफी पे ले जाना चाहते हैं. फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होगा, या कुछ भी नहीं. तो जिनको नहीं भी आता, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस, क्रिएटिव क्वेश्चंस, तो वो एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करके, कॉग्निशन इंटेलेक्ट इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हो. तो देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स को कॉफ़ी पे बुलाते हैं, राइट, या आप उनको लंच के लिए बुलाते हैं, जैसे कि आर्यन बुलाते हैं, तो अनटिल एंड अनलेस कोई बिजनेस एजेंडा, यहाँ पे तो एक स्टूडेंट की बात की गई है, यानी कि फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना. तो कोई यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात तो कर नहीं रहे, कॉफी शॉप की बात नहीं कर रहे. अगर आप अपने फ्रेंड्स को मिलना चाहते हो, तो आप उनसे इनफॉर्मल बातें करना चाहते हो, राइट. यू वांट टू टॉक लूज विद देम. व्हेन आई से लूज, मतलब आप जोक करना चाहते हो, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, और पॉसिबल यू वांट टू हैव सम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन विद देम, राइट. तो सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होगा, साइकोलॉजी रिलेटेड तो नहीं होगा ना, सोशल रिलेटेड हो सकता है. यहाँ पे आपके सोशल स्किल्स कह लीजिए, या सोशल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, बट इट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट. सिचुएशन तो ये नहीं होगी ना, नन ऑफ द अबव नहीं, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट होता है. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, इट मीन्स यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स विच आर इजी टू गो एंड इजिली टॉकेबल, इजी कम्युनिकेबल. लेट्स कम टू द आंसर. इसका क्या होगा? टेम्पोरल. टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या होती है? एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल्स हैव बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो क्या करेंगे, आपस के अंदर इंटरैक्ट करेंगे, राइट. अब जैसे आपको बोला मैंने, लूज टॉक हो गया, जोक्स हो गया, हो सकता है पढ़ाई की कोई बात हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इफ आर्यन गोज टू कॉफी शॉप एवरी वीक विद हिज फ्रेंड्स टू डिस्कस देयर ट्रैवल प्लान्स एंड लाइफ गोल्स, देन बाय इनवाइटिंग हर or his friends for coffee, then they have set up an expectation that a certain sort of communication will occur. तो यहाँ पे क्या होगा? Temporal context होगा, ठीक है. We are expecting that this is going to be the reason why he will invite his friends. Now coming to question number 7, statement 1 कह रही है, the semiotic approach considers communication as the production and exchange of meanings. स्टेटमेंट 2 कह रही है, द प्रोसेस अप्रोच लुक्स एट कम्युनिकेशन एज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस. तो ये आपके ऑप्शंस हैं. सो सीमियोटिक्स क्या होती है, सीमेंटिक्स क्या होता है? अगेन एज वी से, स्टडी अबाउट वर्ड्स, अबाउट सेंटेंसेस, अबाउट देयर लिटरल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअली ऑल्सो. तो ये कह रहा है कि अगर हम सिमियोटिक अप्रोच के थ्रू कम्युनिकेशन को कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना, ट्रांसमिशन. क्या हुआ इसका मतलब? ट्रांसमिशन, राइट.
बट अब आप सेकंड देखोगे तो ट्रांसमिशन क्या है, एक प्रोसेस है। ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि सेंडर मैसेज जो है वो रिसीवर को दे रहा है एंड सो ऑन, राइट। इट कैन बी बोथ वेज। ट्रांसमिशन का बेसिकली मतलब प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप इंटरैक्टिव मॉडल्स को या आप लीनियर मॉडल्स को मत लेके आना, ट्रांसमिशन मॉडल्स को एज सच मत लेके आना। यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि प्रोसेस अप्रोच जो है वो कम्युनिकेशन को मानती है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस यानी जो हो रहा है। जो सिमियोटिक अप्रोच है वो मान के चलती है प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स और उनके लिटरल कॉन्टेक्स्ट। तो यू नो स्टूडेंट्स, ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा भी अपना कॉग्निशन लगाओगे तो आपको आ जाएगा। एंड इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। वर्ड्स जैसे कि हमने लेक्सिकल किया, सिमियोटिक्स किया, सीमेंटिक्स किया, ये सब जो वर्ड्स कम्युनिकेशन रिलेटेड है, प्लीज इनको अपनी डिक्शनरी में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये कुछ क्लासिकल वर्ड्स हैं जो आगे आके भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान के चलोगे, सिमियोटिक अप्रोच के अंदर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स होता है, यानी वर्ड्स जो है उनको फोकस में लिया जाता है। और प्रोसेस के अंदर होता है कि कम्युनिकेशन को आप कैसे कर रहे हो, प्रोसेस कैसे कर रहे हो। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स को हम सही मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। When communicators use their positive or good image to reduce negative feelings towards a product or brand, it implies what? Principle of congruity, conformity, connivance या फिर conviction. तो I know बहुत स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे ये कहाँ से प्रिंसिपल्स आ गए, अब हम इनको कहाँ से समझें। तो स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आराम से, अगर 5 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के आते हैं तो स्टूडेंट्स आराम से आप 2 से 3 तो आराम से कर सकते हो, सिंपल प्लेन इंटेलिजेंस लगा के, राइट। एंड यू शुड नॉट बी ब्लेमिंग एनटीए ऑल्सो फॉर इट, बिकॉज लिमिटेड टॉपिक्स है, लिमिटेड मॉडल्स है, उसी में से ही उन्होंने सब्जेक्टिव करके आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। मास मीडिया बढ़ रही है, डिफरेंट उसको लेके थ्योरीज जो है वो बढ़ रही हैं। दैट दोस 2-3 क्वेश्चंस कैन बी कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस, बट मिनिमम आप 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से अपनी कॉग्निशन से कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेटर्स मतलब अभी आप और मैं, ठीक है। अभी क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो मोर ऑफ 1 वे ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। लाइव क्लास होती है तो यू कैन से 2 वे होती है, इंटरैक्शनल होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेंडर रिसीवर जो है, जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, वो अपनी पॉजिटिव इमेज किसी भी चीज के बारे में बताना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के प्रति जो आपकी नेगेटिव अप्रोच है वो उसको खारिज करना चाहते हैं। तो कॉन्ग्रुइटी क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, कॉन्ग्रुइटी, जो स्टूडेंट साइकोलॉजी के एजुकेशन के वो कॉन्ग्रुएंस को समझते होंगे, या इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंस जो है वो समझते होते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक जो आउटर इमेज है और एक जो सेल्फ है, राइट। जितना ज्यादा ये सर्कल आपस के अंदर ओवरलैप करेंगे उतनी कॉन्ग्रुएंस जो है उसको हम मान के चलते हैं। ये आपको मैंने कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है बताया ताकि आप ऐसे वर्ड्स को समझ सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, ये है पॉजिटिव इमेज, ठीक है, ये नेगेटिव फीलिंग्स जो आपकी हैं। तो अब आपकी शुरुआत में क्या होगा? नेगेटिव फीलिंग्स ऐसी हैं और वो जो इंसान है वो अपने पॉजिटिव वर्ड्स इस तरह बताता है ताकि जो ये डिफरेंट थी ये आपस के अंदर क्या हो जाए, कहीं ना कहीं इनके अंदर कॉन्ग्रुएंस आ जाए, इसके अंदर ओवरलैप जो है वो आ जाए। तो ये इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी या फिर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कॉन्फॉर्मिटी होता है कि हाँ, आप जो कह रहे हो उसके साथ उसको और स्ट्रांगली बोलना, आपके पॉइंट को, वो जो है कॉन्फॉर्मिटी होता है। कॉन्फॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं। कॉनिवेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो कई लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं फॉर एंटी सोशल थिंग्स और फॉर नॉट सो गुड थिंग्स, ओके। मे बी क्लेवरली जब आप अपने लैंग्वेज को बनाते हो या अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो वो कॉन्विंस आ जाता है, अगेन एन इंग्लिश वर्ड। और कन्विक्शन होता है कि किसी को आपने किसी का जो जो थॉट प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं चेंज करना है अपने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस से, ठीक है। तो कम्युनिकेटर्स पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं, किस लिए? ताकि आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो पर्टिकुलर किसी ब्रांड के प्रति या किसी भी इंसान के प्रति जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड
as more trustworthy than others in communication? इनमें से सेल्स पर्सन, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स और पेड रिव्यूअर्स. कुछ ऐसे रिव्यूअर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे क्रिटिक्स, जैसे आजकल बॉट्स की बात होती है, जिनको कि आप एक तरह से क्या करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके साथ करते हो, उनको पे करते हो और बोलते हो कि हमें फलाना फलाना रिव्यूज, जैसे आजकल मूवीज के लिए, किताबों के लिए ये सब चला हुआ है. तो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन से हैं बताओ. इतना सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा गया है. किसको आप कम्युनिकेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ट्रस्टवर्दी मानोगे? पेड रिव्यूअर्स को तो नहीं करोगे ना भाई, फलानी फलानी मूवी ने, अब मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़ा बिजनेस किया, बाकी में किया या नहीं किया आप और मैं तो जाके देखेंगे नहीं वहां पे, राइट. बस हाँ, हल्ला बोल है तो बिल्कुल भी नहीं, है ना. स्ट्रेंजर्स पे भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है. अब सेल्स पर्सन, ऑब्वियसली कौन सा सेल्स पर्सन है जो बोलेगा अरे मेरा प्रोडक्ट खराब है? कोई नहीं बोलेगा ना. सेल्स पर्सन को तो अपना सामान जो है वो बेचना है, तो वो कोई भी लॉफ्टी चीजें, कोई भी वो बोल सकते हैं आपको कन्विंस करने के लिए. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो इन सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी जो है वो होते हैं. हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नोन्स. वैसे तो कहते हैं ना, अ नोन एनिमी इज बेटर देन एन अननोन वन. तो फ्रेंड्स को मैं यहाँ पे एनिमी नहीं कह रही हूँ, बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, एंड नॉट ऑल फ्रेंड्स आर गुड फॉर यू, राइट. सम फ्रेंड्स आर वेरी गुड फॉर यू, you can count them on your fingers, but when you have a very very big social circle, of course we say that you cannot trust on everybody, right. But going with these options, you will go with friends as the most trustworthy out of all of these. Coming to the next question, which of the following can be considered as, again देखा, semantic barriers. आपको भी मैंने बोला था ना, semiotic, lexical, semantic, ये words आपको पता होना चाहिए. So इनमें से कौन से semantic barrier हैं in communication? तो पढ़ लीजिए. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, फॉल्टी ट्रांसलेशन, टेक्निकल लैंग्वेज या फिर अनक्वालिफाइड एजम्पशंस. ये आपके कोड्स हैं. तो चलिए, अगेन सिमेंटिक्स क्या होता है? आपके लिटरेचर रिलेटेड, आपके वर्ड्स रिलेटेड, आपकी लैंग्वेज रिलेटेड, राइट. सेंटेंसेस, वर्ड्स. तो ये लैंग्वेज रिलेटेड सिमेंटिक बैरियर इनमें से कौन सा है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी तो नहीं होगा, है ना. ट्रांसलेशन लैंग्वेज रिलेटेड होता है, तो सी तो डेफिनेटली होगा ही होगा, है ना. तो ऐसे करके आप इसको जो है एलिमिनेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. टेक्निकल लैंग्वेज, जब आप जार्गन्स इस्तेमाल करते हो, जैसे आजकल जेनजी लैंग्वेज चली है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, आप बताना आपको आती है या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल जेनजी लैंग्वेज हो गई, डिफरेंट डिफरेंट एब्रीविएशंस यूज हो रही है. तो जेनजी लैंग्वेज जो है वो भी एक तरह से जार्गन से भरी हुई है. या फिर आप बहुत ही ज्यादा टेक्निकल भाषा आप बोलना शुरू कर दो. अगर कोई टीचर है मेरे जैसा, उसको आप आईटी एक्सपर्ट के साथ बिठा दो और वो आईटी एक्सपर्ट अपनी टेक्निकल लैंग्वेज बोलेगा, तो हार्डली इट विल गेट इनटू माय माइंड, यू नो. सो बहुत ज्यादा या फिर कोई रिसर्च कर रहा है, like for example, if I have to explain, if I start explaining research types to a lay person in extreme technical language, कि यहाँ पे ये design follow हुआ था, ये sampling technique, he will not know until and unless I don't explain him or her in simple language, right. तो technical language jargons इस्तेमाल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा strong language इस्तेमाल कर रहे हो जो सामने layman को समझ में नहीं आया, तो again semantic होगा. और साथ में अनक्वालिफाइड एजम्पशन. अगेन अनक्वालिफाइड एजम्पशन क्या होती है? व्हेन यू आर स्पीकिंग योर बिलीफ एंड इट हैज गॉट लेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, और लेस ऑफ जिसको क्या कहते हैं, ट्रूथ बिहाइंड इट. कोई प्रूवन चीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी, डी और ई, ए और बी को जो है आप रिमूव कर दोगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which model of communication emphasizes the importance of feedback? Linear model, Shannon-Weaver, transactional model या फिर none of the above? मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन और क्या होता है मॉडल्स को लेके. लीनियर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल क्वाइट मच रिलेटेड. लीनियर क्या होता है? वन वे ट्रांजैक्शन वेयर वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट फीडबैक, है ना. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इंटरैक्शन.
तो लीनियर और शैनन तो नहीं होगा। यहाँ पे फीडबैक की बात की गई है तो वो किस में होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल्स के अंदर होता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल्स के अंदर सेंडर जो अपना मैसेज ही कम्युनिकेट नहीं करता है, बट ही ऑल्सो वेट्स फॉर हाउ द अदर पर्सन हैज डिकोडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक इज गिवन बैक टू देम। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो होता है, और ट्रांजैक्शनल मॉडल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कम्युनिकेशन ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो क्या होता है, उतने ज्यादा रेजिस्टेंसेस, उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं और वो सेंडर और रिसीवर को जो है वो पार करने होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो फीडबैक के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a type of grapevine network? ग्रेप जो वाइन होती है कम्युनिकेशन, वो क्या होती है, जब आप बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि थोड़ा इनफॉर्मल वे से कम्युनिकेट जो है वो करते हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मली आप नहीं कन्वे कर रहे हो, हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, या एक जो है वो ग्रुप को जो है वो ट्रांसमिट करे इंफॉर्मेशन इन अ वेरी वेरी इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल मैनर। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ग्रेप वाइन नेटवर्क जो है वो नहीं है। प्रोबेबिलिटी चेन, गॉसिप नेटवर्क, डबल स्ट्रैंड नेटवर्क, 4 होते हैं मेनली। प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली होगा कि पर्सन ए है, हो सकता है वो पर्सन बी को बोले, हो सकता है वो पर्सन सी को बोले, हो सकता है डी को ना बोले। प्रोबेबिलिटी चेन जो है वो होती है। ठीक है, और क्या होता है, वन स्ट्रैंड नेटवर्क होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो वन स्ट्रैंड में क्या होता है, 1 to 1। वन स्ट्रैंड में क्या होता है, पर्सन ए है फॉर एग्जाम्पल, उसने पर्सन बी को बताया, पर्सन बी है उसको पता चला, उसने सी को बताया, राइट। तो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा इसके अंदर, वन स्ट्रैंड होता है। ठीक है, गॉसिप नेटवर्क क्या होता है, आप एक हो, आपने किसको एक ग्रुप को जो है वो इकट्ठे से बता दिया, या आपने एक इंसान को बताया उसने 2 और को बता दिया, या 3 और को बता दिया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी चलता है, 1 पर्सन में से टू वन पर्सन, द अदर पर्सन में से टू सम अदर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा, डबल स्ट्रैंड नेटवर्क नहीं होता है। गॉसिप नेटवर्क जो है वो होता है, यू आर गॉसिपिंग विद योर मेट्स और द पीपल हु वर्क विद यू। तो आंसर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। तो देख सकते हो आप यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड क्या है, इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम 1 to 1। गॉसिप में क्या है, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स नॉन सिलेक्टिवली, राइट। इसका मतलब क्या है, मेंबर हैविंग इंफॉर्मेशन पासिस इट टू एवरीवन ही मीट्स। आओ आओ तुम्हें पता है क्या हुआ, होते हैं ना कई लोग ऐसे जिनके जो बात है वो पेट में नहीं पचती है, तो लाइक दैट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, as I told you, it passes according to the law of probability. One person may communicate, कोई पास में आया, probability जिसको कहते हैं, कोई सामने आया, मन किया उसको बताने का, बता दिया, कोई और आया उसको मन नहीं किया बताने का, उसको नहीं बताया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वर्क करती है। और क्लस्टर जो होता है, as I told you, it works group wise. Moving on to the next question. According to the Shannon-Weaver model, which of the following is not a component of the communication process? Shannon-Weaver model जो है वो along with Aristotle model, linear model का जो है वो type है, और one of the oldest communication models है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा changes भी जो है वो हुई थी, revisions जो है वो हुई थी। तो कौन सा component नहीं है, sender होता है, बिल्कुल होता है, receiver होता है, channel भी होता है, फीडबैक नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर मॉडल है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, फीडबैक। ये फोकस किसके ऊपर करता है, नॉइज के ऊपर, कि नॉइज जो है वो कैसे डिसरप्शन कॉज करती है, तो डिसरप्शन के ऊपर। और ये क्या है, ये फॉलो करता है लीनियर अप्रोच को। ओके, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा फीडबैक के ऊपर फोकस नहीं करते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए मैंने लगाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। अकॉर्डिंग टू शैनन-वीवर मॉडल, नॉइज क्या है, जिसके बारे में आपको मैंने अभी बताया, साउंड दैट इंटरफियर्स विद कम्युनिकेशन, डिस्ट्रैक्शन दैट डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द मैसेज, एनी इंटरफियरेंस दैट अफेक्ट्स द मैसेज एज इट ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, या फिर नन ऑफ द अबव। नॉइज क्या होती है, साउंड दैट इंटरफियर्स विद कम्युनिकेशन। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ और
किसी और रूम से जो है वो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, या आप किसी से बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये नॉइज का एक पार्ट है. Distractions that divert attention from the message, again this is a form of distraction only, so both of them are correct. You see any type of interference that affects the message as it travels from the sender to receiver, जिसके अंदर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी. किसी भी प्रकार की इंटरफियरेंस, डिस्ट्रप्शन जो होती है जब सेंडर रिसीवर को मैसेज देता है, उसको आप नॉइज जो है वो बोलते हो. ठीक है. Moving on to question number 16. Which of the following best describes the Shannon-Weaver's model of communication? So Shannon-Weaver model, as I told you, is a classical model that follows a linear approach. Linear approach होता है यानी कि one way from sender, the person who is, sending the message to the person who receives it. तो क्या ये वन वे प्रोसेस होता है? बिल्कुल होता है. टू वे प्रोसेस नहीं होता है. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट, कल्चर या इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन में ज्यादा आता है. प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस क्लासिकल शैनन वीवर के मॉडल में नहीं बोला गया था. तो आपका आंसर क्या होगा? इट्स अ वन वे प्रोसेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. Let's come to question number 17. Which of the following is true about linear model? अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, शैनन वीवर हो गया या लीनियर मॉडल हो गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट हो के जो है आपसे पूछे जा रहे हैं. एक ही कॉन्सेप्ट को 2023 में डिफरेंट पेपर वंस में किस प्रकार से पूछा गया. अब ये क्या कह रहा है? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में सही क्या है? टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. फीडबैक उसमें इन्वॉल्व होता है फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर. इट एज्यूम्स दैट कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, या फिर इट इन्वॉल्व्स नॉइज ओनली इन द एनकोडिंग प्रोसेस. तो ऑल ऑफ अस वी नो दैट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हमने अभी क्या कि शैनन वीवर, एरिस्टोटल भी इसका एक पार्ट है, इसी के टाइप है. तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो है वन वे प्रोसेस होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ठीक है. चलिए. In the linear model of communication, which of the following is responsible for encoding the message? Receiver तो नहीं होगा, है ना, मैसेज भी नहीं होगा, चैनल भी नहीं होगा, राइट. तो कौन होगा? सेंडर. मुझे क्या मैसेज देना है, किन लफ्जों के अंदर मुझे उसको कन्वे करना है, आपको एनकोड करना है ना. तो ये सेंडर का काम होता है. तो ऑप्शन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन डी. Coming to question number 19. According to the ancient Indian texts, the ultimate goal of both internal and external communication is what? Achieving social status, capturing political power, self-realization या फिर accumulation of wealth. So students, क्या होता है इंडियन टेक्स्ट की जब आप बात करते हो, एंशियंट इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट, तो ये एग्जैक्टली वो जो हमने शब्द किया है ना प्रमाणों में, शब्द है ना. स्पेशली यहाँ पे रिटन टेस्टिमनी की आप बात करोगे, रिटन टेस्टिमनी, तो रिटन टेस्टिमनी के अंदर क्या आ जाएगा? आपके वेदास आ जाएंगे, राइट, उपनिषद आ जाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनके बारे में बात करते हो तो वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यहाँ पे आप मान के चलो जो गुरु है, गुरु एंशिएंट इंडियन की बात कर रहे हैं तो गुरु शिष्य है, तो जो गुरु है वो शिष्य को क्या बताना चाहते हैं. और इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होगा? सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसको कि आप बोलते हो निध्यासन. एक होता है श्रवण, सुनना, श्रवण यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? मनन. ठीक है. यहाँ पे ये क्या है? मनन और निध्यासन. याद रखिए, ये हो गया मनन और निध्यासन. और एक्सटर्नल क्या होगा? श्रवण. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन श्रवण. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. बेशक आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, हायर एजुकेशन की बात करो, कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या था, क्या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. तो अल्टीमेट गोल क्या है श्रवण का, मनन का, निध्यासन का? आपको अल्टीमेट ट्रुथ पता चल पाए. सेल्फ रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू वेदास, वेदांत, राइट, सांख्य फिलॉसफी, डिफरेंट फिलॉसफीज जो है. तो अचीविंग सोशल स्टेटस तो बिल्कुल नहीं होगा, कैप्चरिंग पॉलिटिकल पावर भी नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि द रियल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, जिसको क्या बोलते हो आप? नॉलेज, रियल नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन. जो वेदांत है, वेदांत मानेगी ब्रह्मांड को रियलाइज करने में. सांख्य फिलॉसफी क्या बोलती है? पुरुष और प्रकृति की रियलाइजेशन में. तो इस वे के अंदर जो है आप इसको करोगे. ठीक है.
Coming to question number 20, according to चाणक्य communication flows from, अब चाणक्य कौन थे? मौर्यन एम्पायर, हाँ चाणक्य क्या आप कैसे नाम, कौटिल्य के नाम से भी जो है वो जानते हो। इनकी किताब है अर्थशास्त्र और एक किताब है चाणक्य नीति, जो कि मैं रेकमेंड करती हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए लाइफ में, चाणक्य नीति। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो इनकी किताब, जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड जो फॉलो होती है डिफरेंट फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में भी, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर पॉलिटिकल पावर कैसे वर्क करती है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्री को, स्टेट को फंक्शन करना चाहिए, वो अर्थशास्त्र के अंदर वो नीतियां जो है वो बताई गई हैं। और जो चाणक्य नीति बुक है जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ, उसके अंदर नॉर्मल लाइफ में आपको मुझे कैसे रहना चाहिए, क्या हमारे फर्ज होते हैं, कब हम सक्सेसफुल होंगे, कब हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऑलवेज एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे, ऑल दोज हु आर टू मच इनटू रीडिंग, डू रीड दिस बुक। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र किताब की, अकॉर्डिंग टू चाणक्य कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम। अब आप बोलोगे मैम अर्थशास्त्र कैसे पता चलेगा, बिकॉज दैट इज मोर टेक्निकल, दैट इज द बुक, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मल बुक दैट ही हैज प्रिस्क्राइब्ड टू बी स्टडीड, राइट। कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, इसका बहाव कहाँ से किस तरफ जो है वो होता है, मैसेज से होता है, यानी कि जो आम जनता है वो हायरार्की की तरफ भेजती है, या सेंटर ऑफ पावर, लाइक फॉर एग्जांपल उस टाइम पे राजा की बात करते थे, यानी कि जो प्रजा है वो राजा को बोलती है, तो नहीं होगा। सेंटर ऑफ पावर यानी कि जो राजा थे, जो किंग थे, है ना, जो किंग है, जो अथॉरिटी फिगर है, वो मैसेज को जो है वो कम्युनिकेट करते थे अकॉर्डिंग टू हिम। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एलिटिस्ट का मतलब वही हो गया, बूर्जियो क्लास जिसको आप बोलते हो मार्क्सिज्म के अंदर, दोज हु आर वेरी वेरी रिच, यानी कि जो रिच लोग हैं वो बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अंबानीज इंडिया के अंदर या अदानी ग्रुप है, वहां से आप लोगों को, हम लोगों को अगर इंस्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं है। और मिलिट्री क्या होता है, अब कई कंट्रीज हैं जहां पे मिलिट्री को डिफेंस फोर्सेस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, उनको एपिटमी पे रखा जाता है, वहां से फ्लो होती है कम्युनिकेशन। आई वुड नॉट नेम, देयर आर फ्यू कंट्रीज हु फॉलो दिस, राइट। बट चाणक्य की अगर बात करें तो वो यही बोलते थे कि जो किंग होता है ही शुड बी अथॉरिटी, और जो भी कम्युनिकेशन है वो किंग को डायरेक्टली अपने मैसेज को जो है वो देनी चाहिए। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। Looking deep into the channels of communication is described as, क्या बोल रहा है ये? Looking deep into the channels of communication, क्या बोलोगे इसको? कंटेंट एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस, कंट्रोल एनालिसिस या मीडिया एनालिसिस? कंटेंट एनालिसिस तो नहीं होगा ना चैनल के अंदर, लेक्सिकल होता है, कंटेंट तो नहीं होगा, ठीक है। ऑडियंस भी नहीं होगा, चैनल नहीं है। कंट्रोल भी नहीं है, कंट्रोल फ्री की कोई फीचर भी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। मीडिया एनालिसिस, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, हाउ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। अगर आप आजकल के सिनेरियो में इसको स्टडी करते हो चैनल को, तो मीडिया एनालिसिस, मीडियम एनालिसिस, किस प्रकार से फ्लो किया है कम्युनिकेशन ने, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। स्टेटमेंट 1 कह रही है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द डोमिनेंट इंटरेस्ट्स ऑफ अ लार्जर कल्चर विल फॉर्म द इमेज ऑफ माइनॉरिटी ऑडियंसेस। स्टेटमेंट 2 कह रही है, द मीडियम ऑफ टेलीविजन इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ न्यू रिलीजन। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर आपको टेक्निकल चीजें तो थोड़ी लिमिटेड सीखनी है, बट उससे ज्यादा आपकी कॉमन सेंस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो आप देखो, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ लार्जर कल्चर विल फॉर्म द इमेज ऑफ माइनॉरिटी ऑडियंस। एजुकेशन के स्टूडेंट्स स्पेशली समझते हैं किसको? हिडन करिकुलम को, राइट जो फिलॉसफी के हैं। अगेन एजुकेशन की बात करूंगी बिकॉज एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा, बेशक वो इकोनॉमिक्स की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, सब कुछ आपको एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंदर मिलता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। सो डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ लार्जर कल्चर, जो कि पोलो फ्रायर ने भी बात की थी, है ना। पोलो फ्रायर ने भी बात की थी कि कैसे ऑपरेसर्स या जो डोमिनेंट क्लास होती है वो अपना आइडियोलॉजी जो है वो फॉर्म कर देती है, राइट। हिडन करिकुलम की भी बात आप करो कि जो एलिटिस्ट हैं, जो पावर में है,
अथॉरिटी के अंदर हैं, वो एक ऐसी आइडियोलॉजी बना देते हैं कि हाँ पूरा का पूरा देश ही जो है वो ऐसा चाहता है। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि कुछ लोग जो पावर में हैं, दे बिलीव इन द फैक्ट दैट पॉसिबली यू नो दे वांट टू कन्वे, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन ओवर हियर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट दैट somebody in power will kind of you know be the advocate of the entire mass without even asking them, है ना। तो ये ठीक है, डोमिनेंट इंटरेस्ट जो होते हैं लार्जर कल्चर के, वो माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो यू नो डोमिनेट करते हैं और शो करते हैं कि उन्हीं का जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे थ्रू होगा। Statement 2, the medium of television is often considered as a new religion. So students, जो ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर लो या आप डिफरेंट यू नो मीडिया की बात कर लो, इंटरनेट की बात कर लो, टीवी एक जमाने में होता था जब टीवी आया था, ठीक है, अभी तो डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, तो न्यू रिलीजन तो डेफिनेटली नहीं है। OTT को भी मैं नहीं मानूंगी, बट OTT आजकल टेलीविजन से भी ज्यादा जो है वो चल रहा है डिफरेंट चैनल से, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 1 की आप बात करो तो वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो स्टेटमेंट 1 सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। नाउ व्हेन मीडिया क्रिएट्स पिक्चर्स इन द हेड, दे एक्ट एज व्हाट? कॉर्पोरेट एजेंडा सेटर्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, टूल्स ऑफ डिसोनेंस या फिर एजेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंस। सो जब आपको मीडिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है किसी आइडियोलॉजी के प्रति या किसी प्रोडक्ट के प्रति या किसी भी चीज के प्रति, तो वो क्या करेंगे? जो आपको सिंबल्स, पिक्चर्स, क्या होता है, कोई सैड सी चीज हुई, उसके फोटोग्राफ्स देखी, पीछे से म्यूजिक चला दिया, वो क्या करना चाहते हैं? दे ट्राई टू बिकम एजेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंस। वो पिक्चर्स को, पिक्चर्स के थ्रू जो है वो अपनी थॉट प्रोसेस या वो आपको कुछ कन्वे करना चाहते हैं, यानी कि वो आपकी एग्रीमेंट लेना चाहते हैं। तो डिसोनेंस तो हो गया कि भाई जो हम कह रहे हैं उसके विपरीत, उल्टा, तो ये तो नहीं होगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कभी कभी कई मीडिया वाले बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रिएट पिक्चर्स इन द हेड, इमेजरी फॉर्म में हो गया, किसी भी यू नो वीडियो फॉर्म में हो गया, ऑडियो फॉर्म में हो गया, दैट इज दे ट्राई टू बी एजेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंस। दैट ट्राई, वो आपको बिलीव कराना चाहते हैं कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो सही है। कॉर्पोरेट एजेंडा सेटर्स तो वो नहीं होंगे, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 divisions of science identified by Charles Peirce are, again out of the box question but we have to do। तो कह रहे हैं कि 3 divisions दिए थे साइंस के चार्ल्स पियर्स ने, वो कौन से हैं? मॉड्यूलर, प्रिस्क्रिप्टिव, आइकॉनिक, इंडेक्सिकल, सिंबॉलिक। आप करो इसको और फिर मैं आपको बताती हूँ। सो इसका जो आंसर है वो इंडेक्सिकल भी होगा, आइकॉनिक होगा और सिंबॉलिक होगा। तो जब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स पियर्स क्या होता है कि 3 प्रकार के साइन होते हैं, आइकॉन्स के थ्रू जिसको कि आप आइकॉनिक बोलते हो, इंडेक्सिकल होता है। इंडेक्सिकल का मतलब होता है कि आप किस प्रकार से किस चीज को कन्वे करना चाहते हो अपने किसी, जिसको कहते हैं ना क्रिएटिव वे से, कॉन्टेक्चुअल वे से। और सिंबॉलिक क्या होता है? जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, राइट? आप समझ गए हो। आइकॉनिक फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कि आप लुक अप टू करते हो, जो कि बहुत वेल एक्लेम्ड है, वर्क्स एज आइकॉनिक, राइट? इंडेक्सिकल इज मोर यू कैन से विच यू कैन रिलेट टू कॉन्टेक्चुअली, वो। और सिंबॉलिक क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल डव, डव दिखा दिया, डव का मतलब होता है एजेंट ऑफ पीस, ठीक है। वो दिखा दिया, तलवारें जो 2 ऐसे करके दिखाती हैं, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? या तो आर्मी का सिंबल है या फिर वॉर का सिंबल है, मतलब नॉट पीस एंड ऑल ऑफ दैट। तो 3 प्रकार के होते हैं, आइकॉनिक, इंडेक्सिकल और सिंबॉलिक। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 कह रही है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स द प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन। स्टेटमेंट 2 कह रही है, communication should be understood within the broad social structure and process। तो ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है वो जो प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ, कहीं ना कहीं उसके
बिहाइंड जो है वो मेरी आइडियोलॉजी कैसे है, क्या मेरा ग्रुप या यू कैन से डेवलपमेंट और मैं किन एफिलिएशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ या कैसे बड़ा हुए हैं, किस इन्वायरमेंट में रहे हैं, किस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, वो आप क्लियरली कम्युनिकेशन के अंदर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं। को भी जो समझदार है, व्हाट डू यू से, दैट यू रीड बिटवीन द लाइन्स, आप जो डायरेक्टली बोला भी ना जाए फिर भी आप समझ जाते हो कई चीज़ों से। तो बट यहाँ पे क्लियरली बोला है कि आप जिस प्रकार से कम्युनिकेट करते हो कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आपकी प्राइमरी एफिलिएशन क्या है, वो उससे दिखती है। सही बात है। स्टेटमेंट 2 कह रही है कम्युनिकेशन शुड बी अंडरस्टूड विद इन द ब्रॉड सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट मान्यताएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है यूरोप के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में, हाय हेलो टू एल्डर्स इज गुड, इट्स कंसिडर्ड फाइन। बट इंडिया में यही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन वहाँ पे जाता है और वो नमस्ते करता है या उनके पैर छूता है, तो आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि कई प्रोफेसर्स घबरा जाते हैं या डिग्री लेने जा रहे हैं तो वो घबरा जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। वो ये कहते हैं कि कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स। कम्युनिकेशन में सब कुछ आता है, लैंग्वेज भी आता है, वर्बल, नॉन वर्बल, पैरा वर्बल, ये सब कुछ आता है। तो कम्युनिकेशन जो होती है थ्रू एनीथिंग, आपको उसको सोशली, कोई अगर इंडिया का जो स्टूडेंट है वो बाहर जाके पैर छू रहा है या नमस्ते कर रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जिस कल्चर को बिलोंग करता है वहां पे इज्जत देने का यही एक तरीका है। या कोई फॉरेन का स्टूडेंट यहाँ पे किसी प्रोफेसर के पास आता है, वो प्रोफेसर जो बहुत ज्यादा अथॉरिटी में बिलीव करता है या अपने आप को अलग थलग मानते हैं, और वो उनको हाय या हेलो बोलते हैं या फिर सर ना बोल के उनको मिस्टर सो एंड सो से अप्रोच करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सर और मैम चलता है, विच आई बिलीव इन इज जस्ट फैंटास्टिक टू एड्रेस योर सीनियर्स। तो वहां पे सीधा like for example if I go somewhere I will be addressed as Dr. Sharma. मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है they will address me as Dr. Sharma so and so. तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है वो क्या बोल रहा है, प्रियंका मैम so and so. You see, अब कोई और होगा जो अब वो उनका सोशल स्ट्रक्चर वैसा है, उनका कल्चर वैसा है, तभी वो मुझे इस प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्होंने देव ट्राई टू इंसल्ट और समथिंग। सो अगर मुझे किसी स्टूडेंट कोई एड्रेस करता है इस प्रकार से, तो मुझे समझना है कि वो उस कल्चर को बिलोंग करता है, उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर वो पला है, उसके अंदर उसकी पढ़ाई हुई है, तभी उसका सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ये ऐसा है। ये एक एग्जाम्पल दिया है। तो मैंने आपको वही बोला कि अगर आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसको हमेशा वो किस सोशल स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, क्या उसका कल्चर रहा है, आप हमेशा उसको उसके साथ जो है कनेक्ट करो और तभी आप उसको सही से समझ पाओगे। राइट? ऑलराइट, तो दैट इज अबाउट इट स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एज मच एज आई डिड, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा मास मीडिया के ऊपर। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। बाय बाय।